सो हेलो हाय यंग डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन कैसी पर्सनालिटी के लिए सूटेबल होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन डॉक्टर्स के लिए, उन यंग डॉक्टर्स के लिए जिनके घर में कोई रिश्तेदार, कोई पेरेंट डॉक्टर नहीं है और प्रॉपर गाइडेंस पीजी की ब्रांच के लिए कोई नहीं दे पाता है। क्योंकि यदि आप गलत ब्रांच चुन लेते हैं पीजी में तो ज़िंदगी भर आपको उस बात का रिग्रेट रहता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि पर्सनालिटीज़ बेसिकली देखेंगे आप तो 3-4 तरह की होती हैं और वही उनकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि वो कौन सी पीजी ब्रांच के लिए सूटेबल हैं और कौन सी पीजी ब्रांच में वो एक्टिवली ज़िंदगी भर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहली, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल पर्सनालिटी रहती है, खूब रिस्क लेंगे, खूब काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। इस तरह की पर्सनालिटीज़ के लिए सूटेबल होती है सर्जिकल ब्रांचेस। सर्जिकल ब्रांचेस का मतलब जनरल सर्जरी, गायनिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और कुछ हद तक आप इसमें ईएनटी सर्जरी को भी शामिल कर सकते हैं। तो इन ब्रांचेस में क्या होता है, इन ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत होती है। पेशेंट मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, फैमिली को मैनेज करना पेशेंट की, सो मरीज के घर वालों को मैनेज करना ज़रूरी होता है, और यदि कुछ गलत हो जाए तो उस स्थिति को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि इसमें मेंटल वर्क भी इन्वॉल्व है और फिज़िकल वर्क भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जो ब्रांचेस होती है, मतलब पर्टिकुलरली सर्जिकल ब्रांचेस, ये हर तरह से डिमांडिंग होती हैं। सर्जिकल ब्रांचेस में सक्सेसफुल होना मतलब ऐसा होता है जैसे कि एनडीए के एग्ज़ाम को पास करना, एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं, एनडीए में एंटर करने के बाद एग्ज़ाम को पास करके आर्मी ऑफिसर बनना। फिज़िकल वर्क, मेंटल स्ट्रेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, रिस्क, everything is involved in careers with associated with surgical branches. उनके ग्रेडेशंस होते हैं। जनरल सर्जरी में मैक्सिमम होता है, उसके बाद गायनिक सर्जरी में थोड़ा कम होता है, ऑर्थोपेडिक में और कम होता है, लेकिन सभी में आपको शारीरिक, मानसिक काम भी करना पड़ता है और सारे फैक्टर्स को भी डील करना पड़ता है। तो जो भी लोग मेहनत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एग्रेसिव लाइफ जीना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्जिकल ब्रांचेस सूटेबल होती हैं। उसके बाद दूसरे तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पढ़ाकू लोग, बुकवर्म, स्टूडियस। मतलब ये वो लोग होते हैं जो अपने नॉलेज को कैश करना चाहते हैं। नॉलेज उनके पास होता है या हो सकता है, लेकिन वो कैश होगा कि नहीं ये उनकी सोशल कॉम्पिटेंस पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि यदि आप बहुत टॉपर हैं, आपने मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में बहुत पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सोशली कॉम्पिटेंट हों, आप मार्केट में कॉम्पिटेंट हो, तो उस स्थिति में आप नॉलेज रहने के बावजूद भी बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते हैं। बहरहाल वापस टॉपिक पर आते हैं। तो जो पढ़ाकू लोग होते हैं, जो स्टूडियस लोग होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है नॉलेज। उनके पास फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल स्टेमिना उतना ज़्यादा नहीं होता है। स्ट्रेस बियरिंग उनकी मॉडेस्ट होती है, मॉडरेट होती है, तो वो कुछ हद तक स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बियर करना उनके बस में नहीं होता है। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को जो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों के लिए सूटेबल होती हैं स्टूडियस ब्रांचेस। स्टूडियस ब्रांचेस दो होती हैं मेडिकल फील्ड में बेसिकली। एक होती है जनरल मेडिसिन और एक होती है पीडियाट्रिक्स। दोनों में नॉलेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जितना एक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं होता, उतना इन ब्रांचेस में नॉलेज का इम्पोर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इन ब्रांचेस की जो डायग्नोसिस होती है वो नॉलेज बेस्ड डायग्नोसिस होती है।
आम सर्दी खांसी बीपी डायबिटीज़ के इलाज के ऊपर भी जनरल फिजिशियन जो होता है उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी डायग्नोसिस बना सकता है यदि उसमें कैपेसिटी हो जो ज़्यादातर लोगों के बस की नहीं होती। तो जनरल फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन ये दोनों ही स्टूडियस लोगों की ब्रांचेस होती हैं, जो लोग अपने नॉलेज को एनकैश करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा डेथ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा रिस्क को फेस नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स सूटेबल होती है। अगेन आप समझ सकते हैं कि जनरल मेडिसिन जो है इट डील्स विद एडल्ट्स, तो एडल्ट से डील करना कंपैरेटिवली इजी होता है, कंपैरेटिवली सेफ होता है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है एडल्ट्स का प्रोग्नोसिस। जबकि पीडियाट्रिक्स में आप बहुत छोटे बच्चों से डील करते हैं, जो जब आप छोटे बच्चों से डील करते हैं तो डायग्नोसिस बनाना डिफ़िकल्ट होता है, पेशेंट से कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट होता है, प्रोग्नोसिस कंपैरेटिवली अनप्रिडिक्टेबल होती है जनरल मेडिसिन के कंपैरिजन में, और छोटे बच्चों के घर वालों को मैनेज करना भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये दोनों पढ़ने वाले लोगों की ब्रांचेस होती हैं और पढ़ाई को आप यदि एनकैश करना चाहते हैं तो आपके लिए जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स सूटेबल है। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर जो लोग होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, जिनके पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि उन्हें एकदम से वही ब्रांच मिल जाएगी जो उन्हें चाहिए। तो उनके लिए जो ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं वो होती हैं एनेस्थीसिया, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी। एनेस्थीसिया अगेन थोड़ा सा एनेस्थीसिया में भी हिम्मत की ज़रूरत होती है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी हैंडल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन एनेस्थेटिस कभी फोरफ्रंट पर नहीं आता, एनेस्थेटिस बैकग्राउंड में रहता है, तो ये एक फ़ायदे की बात भी होती है और नुकसान की बात भी होती है अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो एनेस्थीसिया में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप ऑपरेशन थिएटर में वर्क करते हैं या आप आईसीयू में वर्क करते हैं। दोनों स्थितियों में थोड़ा सा मतलब अनप्रिडिक्टेबल काम करना पड़ सकता है, ज़्यादातर समय नहीं करना पड़ता है, परंतु यदि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आपको उतना कॉम्पिटेंट होना पड़ता है कि आप उस अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन को हैंडल कर सकें। उसके बाद आती है ईएनटी। ईएनटी में यदि आप बहुत सादा जीवन जीना चाहते हैं तो ईएनटी इज़ गुड इनफ फॉर यू। सादी सादी क्लिनिकल प्रैक्टिस करिए, सर्दी खांसी एलर्जी डेफनेस और इस तरह की जो छोटी बीमारियों हैं उनका इलाज कीजिए और थोड़े बहुत पैसे कमाइए, प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए। यदि आप थोड़ा ज़्यादा ऊंचा उठना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा उठना चाहते हैं तो ईएनटी में पीजी करने के बाद आप ऑन्कोलॉजी में एमसीएच कर सकते हैं, आप न्यूरो सर्जरी में एमसीएच कर सकते हैं और आप ज़िंदगी में बहुत बड़े सर्जन बन सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में फिर आप चले जाते हैं पहले वाली कैटेगरी में, जहाँ पर वर्क फिजिकल डिमांड ज़्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, रिस्क होती हैं। उसके बाद आती है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत नाजुक ब्रांच है। क्यों? क्योंकि आप किसी का भी आई का कुछ भी करें तो विजन नहीं जाना चाहिए, ये पहला रूल है। तो नाजुक ब्रांच है, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। विजन इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन पेशेंट की लाइफ एसोसिएटेड नहीं होती है, तो इसमें उतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी और उतनी ज़्यादा लाइफ से इन्वॉल्व रिस्क इसमें एसोसिएटेड नहीं होती है। तो ये भी एक कंफर्टेबल ब्रांच होती है, लेकिन इसके साथ जो डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एलीट इंस्टीट्यूट में, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप इंस्टीट्यूट में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद काम करते हैं तो आप सक्सेसफुल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अदरवाइज तो आप कैटरेक्ट तक लिमिटेड रह जाते हैं।
उसके बाद जो बहुत ज़्यादा आराम तलब लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन जीना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें टेंशन नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हम तो चाहते हैं कि बस 9 to 5 जॉब हो, थोड़ा बहुत पैसा मिले, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमें हमारे पास अपने लिए समय हो, अपनी हेल्थ के लिए समय हो, अपने परिवार के लिए समय हो, हम तो ऐसा जीवन गुजारना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सूटेबल होती हैं पैरा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। इसमें एक नई ब्रांच जो होती है वो भी अच्छी होती है, जिसे कहते हैं फैमिली मेडिसिन। ये क्लिनिकल ब्रांच होती है। उसके अलावा पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस में आप माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, आप पैथोलॉजी में जा सकते हैं, और नॉन क्लिनिकल में आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन में जा सकते हैं। इन ब्रांचेस में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास बहुत सीमित ऑप्शंस होते हैं, और वो ऑप्शन होते हैं टीचिंग के। तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली प्रमोट होते होते आप प्रोफेसर बन सकते हैं। पैसा ठीक ठाक मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता और कम भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगेन वो आपकी इंडिविजुअल को चॉइस है कि आप कितने अमाउंट को कम और कितने अमाउंट को ज़्यादा समझते हैं। लाइफ ऑफ कोर्स बहुत कंफर्टेबल होती है, बच्चों की क्लास लेना होती है बेसिकली आपको, और कॉलेज में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा मरीजों के लड़ाई झगड़े नहीं सहने होते आपको, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं सहने होती, कोई रिस्क नहीं लेनी होती, और लाइफ जो है कंफर्टेबल रहती है। इसके साथ एडवांटेज ये है कि ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल है, और डिसएडवांटेज ये है कि आप ज़िंदगी भर तकरीबन उतने ही पैसे कमाते रहेंगे। कितने पैसे कमाएंगे ये उस समय की डिमांड और सप्लाई वाली कंडीशन पर आधारित रहता है। जितने अवेलेबल होते हैं सैलरी कम होती है, जितने कम अवेलेबल होते हैं उतनी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। फार्माकोलॉजी में आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ये बेसिकली सूटेबल रहते हैं केवल मेडिकल कॉलेजेस के लिए। इसमें फोरेंसिक मेडिसिन को भी आप ऐड कर सकते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन में WHO के जॉब्स पहले बहुत निकला करते थे, अब कितने निकलते हैं ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन वालों की डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है WHO के जॉब्स में, और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो, बिकॉज कम्युनिटी मेडिसिन भारत को छोड़कर बाकी सारे संसार में काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच मानी जाती है। तकरीबन सारी जो ब्रांचेस इन वॉग हैं वो मैंने आपको बताई। कुछ ब्रांचेस छूट भी गई होंगी, लेकिन वो वॉग में नहीं है, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मरीज भी नहीं जानते, डॉक्टर्स भी नहीं जानते, और मेडिकल कॉलेज में उनके सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ऑफ कोर्स दो गोल्डन ब्रांचेस का मेंशन मैं भूल गया, डर्मेटोलॉजी और रेडियोलॉजी। ये दो ब्रांचेस अभी तो जो कहें कि किंग्स की ब्रांचेस हैं, इसमें सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, आराम भी है, रिस्क भी नहीं है, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं है, पैसा भी ज़्यादा है। तो ये दो गोल्डन ब्रांचेस होती है। ऑफ कोर्स ये सबको अवेलेबल नहीं होती है, ये केवल टॉपर्स को अवेलेबल होती है। इसे मैंने शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी मैं इसे लास्ट में बता रहा हूँ। लेकिन ये दो ब्रांचेस होती हैं, ये किंग ब्रांचेस होती हैं, इनमें सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेकिन ये बात अच्छी तरह दिमाग में रखिए तो रेडियोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी तरह चैलेंज कर रहा है, करने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा आने वाले कुछ सालों में। सो अब आप अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और उस हिसाब से कौन सी ब्रांच आपके लिए सही है ये फैसला कीजिए। चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे DNB कीजिए, लेकिन ब्रांच ऐसी ही लेनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। ओके, काम की बात ही बताई, तो लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गुड बाय।